हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। तो आइए आज हम करते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो कि वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ करने के लिए आपको मजबूर करेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सिस्टम ऑफ वेज एंड ब्लॉक एज शोन इन फिगर इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। तो इनिशियली रिमेंबर दैट स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो आपको स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है बच्चों। कितना होगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको 37 डिग्री लेनी है। और इस वेज का मास और इस ब्लॉक का मास, दोनों का मास हमें स्मॉल एम गिवन है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन को कभी ट्राई नहीं किया है तो आप इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यस, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये दो, एक वेज है और ये वाला आपका एक ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो आपको एफबीडी बनाने पर पता लगेगा कि इस पर एक वेट लग रहा होगा बच्चों mg, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा बच्चों ऐसे, इस तरीके से, जो कि जिस सरफेस पर ये रखा हुआ होगा वो सरफेस इसके ऊपर लगा रहा होगा। एट द सेम टाइम इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे भी लगेगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ N1, जो कि ये छोटा वाला ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप इस छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं तो यहाँ पर एक mg लगेगा इस तरीके से, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस तरीके से, ये N1 जो कि ये वाला वेज इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो ये दो फोर्स लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और फोर्स लगेगा जो कि हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, वो होगा यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स। ओके, इसी तरीके से इस वाले वेज पर भी एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा यहाँ पर kx। ओके, अब अगर आप बच्चों फोर्स को ध्यान से देखें तो इनमें से देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, ये दो फोर्स जो है ना कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो ये स्प्रिंग फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों को दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, जबकि ये नॉर्मल फोर्स n और ये नॉर्मल फोर्स n1, इनका नेचर हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम इसको नॉन कंजर्वेटिव मानते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इस पूरे सिस्टम को ले लें, ठीक है, मतलब इस वेज और इस छोटे वाले ब्लॉक दोनों को एक सिस्टम मान लें, तो इसमें ये N1 जो होगा सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा, कैपिटल N जो होगा ये सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, kx यहाँ पर इंटरनल फोर्स हो जाएगा और mg यहाँ पर जो होगा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल याद दिलाता हूँ जो कि आप लोगों ने अपने थ्योरी लेक्चर्स में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि एक ब्लॉक है, उसको आपने स्प्रिंग से यहाँ पर बांध दिया इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, अभी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है L0। अब जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो याद करिए क्या होता है कि इस पर अभी केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको नीचे ले जाके जाएगा, स्प्रिंग का भी कोई फोर्स नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप इसको छोड़ते हैं तो ये चलना स्टार्ट करता है ना, और एक टाइम पर जाकर के रुक जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पर रुकता है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वहाँ पर नहीं रुकता है बच्चों जहाँ पर कि नेट फोर्स जीरो होता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर mg और स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, लेकिन ये ब्लॉक यहाँ नहीं रुकेगा। ठीक है ना, अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक चूंकि इसकी स्पीड बढ़ रही होगी तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेट होगा। ओके, इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी स्पीड जो होगी धीरे धीरे घटेगी, है ना। क्यों, क्योंकि उस समय स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो चुका होगा, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से इस वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा और फाइनली जाकर के इसकी स्पीड कहीं नीचे जाकर के जीरो हो जाएगी। ओके, तो इस पोजीशन पर जाकर के इसकी स्पीड जीरो हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि उस जगह पर जाकर के नहीं रुकता है बच्चों जहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम है, दैट इज जहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पर जाकर के नहीं रुकता है। इन द सिमिलर मैनर जब आप इस छोटे वाले ब्लॉक को रिलीज़ करेंगे तो इसको रिलीज़ करने की वजह से वहाँ नहीं रुकेगा जहाँ पर इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो होगा। पहले क्या होगा कि mg का एक कंपोनेंट आ रहा होगा इधर, mg साइन थीटा, वो कंपोनेंट इस स्प्रिंग फोर्स से बड़ा होगा, इसलिए पहले ये इस वाले ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, फिर एक टाइम पर जाकर के दोनों फोर्स क्या होंगे, ये दोनों फोर्स kx और mg साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से वहाँ नहीं रुकेगा, थोड़ा और आगे जाएगा और फाइनली जाकर के इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस छोटे वाले ब्लॉक के साथ साथ ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, ये बड़ा वाला ब्लॉक भी मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स का, ये वाला कंपोनेंट इस वेज को इस तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, तो अगर आप
इस वेज का वेलोसिटी देखें तो सपोज कीजिए कि इस वेज का वेलोसिटी मैं v1 मान लेता हूँ, ठीक है। वहीं अगर आप इस दूसरे छोटे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी देखें तो छोटा वाला जो ब्लॉक है वो इस वेज के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव कर रहा होगा। तो सपोज कीजिए कि इसका वेलोसिटी v है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड से देखने पर ये वेज के साथ ऐसे भी मूव कर रहा होगा, है ना, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये कि इस छोटे वाले ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा वो इस v1 और v का वेक्टर सम होगा, वहीं इस बड़े वाले ब्लॉक का वेलोसिटी केवल v1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब ये वाला जो ब्लॉक होगा, कौन सा, ये छोटा वाला ब्लॉक, ये एक जगह पर जा कर के इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, ठीक। और उस केस में जो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जैसा कि इस वाले केस में हो रहा था, है ना। तो जब ये वाला ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएगा तो उस टाइम पर वेज का वेलोसिटी अगर v1 होगा तो बच्चों इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो भी कितना हो जाएगा, v1 के बराबर होगा। और अगर किसी और इंस्टेंट पर आप देखते हैं तो इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा v1 और v का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्प्रिंग मैक्सिमम डिफॉर्म होगी उस समय इसका वेलोसिटी और इसका जो वेलोसिटी होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है। इसको एक सिस्टम मैंने मान लिया है। अगर मैंने इसको और इसको अपने सिस्टम में ले लिया है तो ये जो N1 होगा इंटरनल फोर्स होगा, N केवल एक्सटर्नल फोर्स होगा, kx यहाँ पर इंटरनल होगा और mg यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप मोमेंटम क्या करवा सकते हैं, कंजर्व करवा सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पर थे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था 0। और फाइनली जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम डिफॉर्म हो जाएगी उस समय इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम होगा, दैट इज v1 के बराबर। तो टोटल मोमेंटम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2m इंटू में v1। ओके, 2m v1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों ब्लॉक का मोमेंटम में लिख रहा हूँ। तो फाइनल जो स्पीड होगी इन दोनों ब्लॉक की वो कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा, फाइनल स्पीड अगर 0 हो गई यहाँ पर तो ये हमें पता चल चुका है कि जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा स्प्रिंग में तो उस समय जो दोनों ब्लॉक होंगे वो रेस्ट पर आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो n है, ठीक है, ये वाला n ये ग्राउंड लगा रहा है ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन ये जो ब्लॉक चलेगा वैसे हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट और इस नॉर्मल फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये नॉर्मल कभी कोई वर्क डन नहीं कर पाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम आपने अपने थ्योरी लेक्चर में ये पढ़ा होगा, जब आपने NLM अगर किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जो N1 होता है, ये N1 जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ब्लॉक और वेज के बीच में, ये भी इन दोनों के ऊपर टोटल नेट वर्क डन 0 करता है। अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा है तो ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट मैं अभी यहाँ पर इसको प्रूव नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि इसके लिए अलग से एक वीडियो लेक्चर लेके आऊँ, ओके। लेकिन आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप इसमें दोनों का FPD बनाएं और दोनों का जो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अप्लाई करें और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जो नॉर्मल फोर्स N1 है ये टोटल वर्क डन इन दोनों के ऊपर 0 के बराबर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर N1 का वर्क डन 0 है टोटल, N का वर्क डन टोटल 0 है, तो केवल दो ही फोर्स हैं जो कि वर्क डन कर रहे हैं, कौन कौन, एक तो mg है और एक kx, और क्योंकि दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ बच्चों, तो एनर्जी कंजर्वेशन से देखिए मैं क्या कह सकता हूँ कि चूँकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 आ रही है, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 k इंटू में एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट यहाँ पर स्प्रिंग का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी में चेंज आ रहा है ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज के बराबर होगा। किसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज, ये छोटे वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज के बराबर होगा। तो छोटे वाले पोटेंशियल ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितने से डिक्रीज हो रही होगी, तो अगर मान लीजिए स्प्रिंग इस तरफ एक्स नॉट से इलोंगेट हो गई तो इसके एलिवेशन में कितना चेंज हुआ है, एलिवेशन में चेंज हुआ होगा, क्योंकि बच्चों ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइट में चेंज हुआ होगा वो आ रहा होगा एक्स नॉट साइन 37 के बराबर, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, देखो एक एक्स नॉट से एक एक्स नॉट यहाँ पर कट जाएगा, ओके। तो इस वाले एक्स नॉट को अपन हटा देते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1/2 के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg इंटू में 3/5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक्स नॉट की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी, 6 mg/5k। तो ये आपका स्प्रिंग का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें सेंटर ऑफ मास तो कहीं काम ही नहीं आया। देखो बच्चों आप चाहें तो इसको सी फ्रेम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सी फ्रेम से अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।